अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। कल हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमारे इनेट इम्यून सिस्टम बेसिकली दो लाइंस ऑफ डिफेंस बनाता है। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है। एक डब्ल्यूबीसीज के कुछ टाइप्स का और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जिनको हम डिफेंसिव प्रोटीन्स भी कहते हैं, उनका बना होता है। अब अगर हम देखें तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस 4 या 5 रिस्पॉन्सेस के ज़रिए काम करता है। एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिसिटी, तीसरा इन्फ्लामेशन और चौथा फीवर। पाँचवा हम डिफेंसिव प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें फेगोसाइटोसिस की, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सेल्स फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और हमारे बॉडी में जो फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं वो 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, तीसरा होता है डेंड्राइटिक सेल्स। अब न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, वो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज होते हैं हमारे बॉडी में। और उनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो उनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है और उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो लोब्यूलर न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि वो मल्टी लोब्यूलेटेड होते हैं या ट्राइलोब्यूलेटेड होते हैं या पेंटालोब्यूलेटेड, मतलब 5 लोब्यूल्स होते हैं, ये वाले होते हैं लोब्यूल्स। अब अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल हो या मैक्रोफेजेस हो या डेंड्राइटिक सेल्स हो, जो भी हो वो फेगोसाइटोसिस इस मेथड के ज़रिए करते हैं। ये एक इमेज है जो कि बता रही है फेगोसाइटोसिस के बारे में। क्या होता है कि इन सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स उन फॉरेन पार्टिकल्स जिनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, उन एंटीजन से बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद वो इंटर होके एक स्पेस बनाते हैं, एक वैक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फेगोसोम। अब फेगोसोम जो होता है वो लाइसोसोम जो कि सेल का एक ऑर्गेनेल है उससे मिलते हैं और बनाते हैं फेगोलाइसोसोम। फिर वो लाइसोसोम के एंजाइम निकल के उस फेगोसोम में जाते हैं और उस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो जो होता है, जो मेन आ रहा था फॉरेन पार्टिकल, इसकी जो है डाइजेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब अगर हम बात करें मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम की, तो क्या होता है, मोनोसाइट नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो कि जिनका अगर साइटोप्लाज्म देखा जाए इनके कंपैरिजन में तो वो अग्रेन्युलर होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। और वो मोनोसाइट्स 2 to 5% ऑफ, मतलब ऐसे समझो 2 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। और ये ब्लड वेसल में तो 2 से 5 दिन रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जाके टिश्यू में अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक सेल्स में जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनकी अगर शक्ल देखी जाए तो वो इरेगुलर या अमेबा की तरह उनकी शक्ल होती है। और वो जो होते हैं सेल्स, उनके नाम जो होते हैं मैक्रोफेजेस के, वो डिपेंड करता है वो कौन सी एरिया में। जैसे मैक्रोफेजेस जो लिवर सेल्स में होते हैं उनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं, जो मैक्रोफेजेस सीएनएस में होते हैं उनको हम माइक्रोग्लिया बोलते हैं, जो अल्वियोलाई में होते हैं उनको अल्वियोलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं, जो स्किन में मैक्रोफेजेस होते हैं उनको हम लैंगरहान सेल्स बोलते हैं। तो इन मैक्रोफेजेस का ना सिर्फ काम फेगोसाइटोसिस है, पर उसके अलावा इनका एक और काम भी है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये इन सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीजन थी, ये जो इन्होंने तोड़ के डाइजेस्ट करके एंटीजन्स थी, वो क्या करते हैं, वो उस एंटीजन को दूसरे सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। दूसरे सेल्स कौन से? टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, ये उन टी लिम्फोसाइट्स को वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। इस वजह से इनको नाम दिया गया है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं।
हमारे बॉडी में ना सिर्फ मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, पर उसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स भी जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैक्रोफेजेस का तीसरा जो काम होता है वो ये होता है कि वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस वो केमिकल होते हैं जो इन मैक्रोफेजेस से जब रिलीज़ होते हैं तो दूसरे जो हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स हैं उनको उस जगह पे लेके आते हैं ताकि वो अपना फंक्शन दिखा सकें। अब अगर हम बात करें डेंड्राइटिक सेल्स की, तो ये डेंड्राइटिक सेल्स को डेंड्राइटिक इस वजह से नाम दिया गया है क्योंकि इनको जो होती हैं ये एक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसकी वजह से इनका नाम दिया गया है डेंड्राइटिक सेल्स। इनका मेजर फंक्शन फेगोसाइटोसिस तो नहीं है, इनका मेजर फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को, फिर टी लिम्फोसाइट्स उनको किल करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये डेंड्राइटिक सेल्स जैसे एक्टिव होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद एंटीजन प्रेजेंट करने के बाद ये फिर खुद मर जाते हैं। ये इनका डिफरेंस है कंपैरिजन टू मैक्रोफेजेस के। अब अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिसिटी, जो कि दूसरा फिनोमेना है जिसके ज़रिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट कर रहा होता है, तो साइटोटॉक्सिसिटी एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सेल्स क्या करते हैं, ऐसे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि या तो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं या तो वो सेल्स ट्यूमर सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं। अब दो किस्म के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक NK सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, दूसरे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन दोनों सेल्स का काम होता है हमारे बॉडी में साइटोटॉक्सिसिटी करना। अब अगर हम बात करें नेचुरल किलर सेल्स की, तो ये तो इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। इनको हम नेचुरल किलर क्यों बोलते हैं, इनको हम नेचुरल किलर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनको किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको एक्टिव करने के लिए। नेचुरल किलर सेल हो या साइटोटॉक्सिक टी सेल हो, दोनों का काम होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना और ट्यूमर सेल्स को किल करना। इनका तरीका अलग है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का तरीका अलग है। अब नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं कि वो सेल्स एक प्रोटीन होती है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1। ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होती है नॉर्मली। अब अगर किसी सेल में ये प्रोटीन कम होगी या किसी सेल में ये प्रोटीन एब्सेंट होगी तो ये नेचुरल किलर सेल्स उनको डिटेक्ट करके उनको किल करेंगे। अब क्या होता है, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें बेसिकली ये प्रोटीन कम हो जाती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 या तो कम हो जाती है या तो एब्सेंट हो जाती है, तभी ये सिलेक्टिवली उन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करती है। किल करने का तरीका इनका क्या होता है कि ये दो चीज़ें रिलीज़ करते हैं नेचुरल किलर सेल, एक परफोरेंस जो कि परफोरेशन बना रहे होते हैं टारगेट सेल में, और दूसरे ग्रे एंजाइम्स जो कि उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब अगर हम बात करें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बेसिकली इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन उनका जो फंक्शन साइटोटॉक्सिसिटी वाला है, इसी वजह से हम इनको इन्नेट इम्यून सिस्टम में पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ रहे हैं। इनका काम भी क्या होता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको किल करना। क्या होता है एक्चुअली कि टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे नॉर्मल WBCs होते हैं, जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं थाइमस में, जो एक ग्लैंड है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो वहाँ पे मैच्योरेशन के दौरान इनको कुछ रिसेप्टर्स लगते हैं। अब क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स जिनको CD8 रिसेप्टर लगते हैं उनको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और जिनको CD4 रिसेप्टर लगते हैं उनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स।
अब क्या होता है, ये CD8 रिसेप्टर वाले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं मैच्योर होने के बाद लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज़ में चले जाते हैं, ताकि वहाँ पे ही वो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं ताकि उनको वो किल कर सकें। इनका तरीका थोड़ा उनसे अलग है कि इनको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मतलब इनको एक्टिव करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की हेल्प पड़ती है। क्या होता है कि ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो क्या करता है, उस एंटीजन को इस मॉलिक्यूल के साथ MHC क्लास मॉलिक्यूल के साथ दोनों के कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंटीजन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को ये टी लिम्फोसाइट्स डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद ये हो जाते हैं एक्टिव। अब जब ये एक्टिव होंगे तो सबसे पहले इनका काम होता है कि ये अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं ताकि वो सारे जो भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल कर सकें। तभी इनको नाम दिया जाता है कि ये सीरियल किलर्स होते हैं, क्योंकि ये सारे उनके जो भी मतलब सेल्स होते हैं उनको किल करते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हों या कैंसर सेल्स हों। इनका भी तरीका सेम होता है नेचुरल किलर्स की तरह, परफोरेंस और ग्रे एंजाइम्स के ज़रिए ये किल करते हैं सेल्स को। अब अगर हम और तरीके देखें जिसके ज़रिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है, तो वो होता है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के ज़रिए। एक हमारे बॉडी में प्रोटीन्स का सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वो सिस्टम कुछ प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, फॉरेन एंटीजन्स को डिटेक्ट करके उनको किल करने में हेल्प करती हैं और उसके अलावा दूसरे इम्यून सेल्स को भी एक्टिव करती हैं ये प्रोटीन्स, ताकि वो उन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मार सकें। अब उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वो था इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, वो किसी फिज़िकल इंजरी की वजह से डैमेज हों, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हों या किसी हार्मफुल स्टिमुलस के वजह से डैमेज हों, तो क्या होता है वहाँ पे एक रिस्पांस डेवलप होता है। उस रिस्पांस को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के 2 टाइप्स होते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन, दूसरी क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट वो होती है जो कि जल्दी रिस्पांस होता है, क्रोनिक वो होती है जो कि लॉन्ग टर्म मंथ्स में जिसका रिस्पांस हो रहा हो, उसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में अक्सर आपने देखा होगा कि रेडनेस, हार्डनेस, स्वेलिंग और उस आर्गन में पेन और उस आर्गन का फंक्शन भी आगे जाके लॉस हो जाते हैं। ये 5 कैरेक्टर्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के। अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लामेशन डिफेंस में कैसे रोल प्ले करती है, तो क्या होता है जब डैमेज टिश्यू में से कुछ केमिकल्स जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो क्या होता है वो साइटोकाइंस इम्यून सेल्स को डायरेक्टली वहाँ पे बुलाते हैं और इनडायरेक्टली उनमें से कुछ साइटोकाइंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर हम एग्जांपल दें हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, तो ये दोनों क्या करते हैं वेसल्स की डायलेशन करवाते हैं ताकि उस डैमेज टिश्यू की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा WBCs आएंगे। WBCs आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तो वो क्या करेंगे उस डैमेज टिश्यू की जगह पे जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है उसको फेगोसाइट करेंगे। तो देखो ये इन्फ्लामेशन का रोल है डिफेंस सिस्टम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर हम बात करें फ़ीवर की, तो फ़ीवर क्या होता है जिसको हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं। फ़ीवर एक्चुअली हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, जो कि हमारी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ़ीवर। फ़ीवर एक निशानी होती है कि हमारे बॉडी में या तो इन्फेक्शन चल रहा है या कोई और पैथोलॉजी या कोई और डिज़ीज़ चल रही है जिसकी वजह से फ़ीवर होता है। अब फ़ीवर कुछ चीज़ें करवाती हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं पायरोजेंस। ये पायरोजेंस 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सोजीनियस, जो कि देखो किसी बैक्टीरिया की कोई प्रोडक्ट हो, वो अगर फ़ीवर करा रही हो तो उसको हम एक्सोजीनस पायरोजन करेंगे, और दूसरे होते हैं एंडोजीनस। और एंडोजीनस पायरोजेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा। ये 3 वो एंडोजीनियस पायरोजेंस होते हैं जो कि ब्लड में जाके
हाइपोथैलेमस वाली जगह पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। प्रीवियसली मैंने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन वेज़ोडाइलेशन करवा रहे थे, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स होते हैं, कुछ वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं, कुछ वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और उसके अलावा शिवरिंग करवाते हैं ताकि हमारे बॉडी में एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो। जब एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम फीवर बोलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज़्म एंटर हुआ है, जिसकी वजह से फीवर हुआ है, अब उसकी ऑर्गेनिज़्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ये देखो इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़ीवर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर फ़ीवर हाई ग्रेड हो जाए तो वो हमारे टिश्यूज़ को, हमारे प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है। इस वजह से हम कुछ ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपके बुक्स में लिखी हैं, जिन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि फ़ीवर को रिड्यूस करें, जो कि टेम्परेचर को कम करें। इनमें 3 क्लासेस आपके लिखे हुए हैं। एक सैलिसाइलेट्स, जिनमें हमारी एस्पिरिन या डिस्प्रिन गोली आ जाती है। दूसरा आता है एसिटोमेनाफेनन, जिसमें हमारी पैरास्टामोल या पेनाडोल आ जाती है। और तीसरे आ जाते हैं एनएसएड्स, जिसका फुल फॉर्म है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ये क्या करती हैं? ये प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन कम करती हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब नहीं बनेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बनेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और फीवर कम हो जाएगा। तो इनमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? जैसे ब्रूफिन हो गई, और उसके अलावा ये जो डाइक्लोफेनिक वगैरह होती हैं, ये भी जो होती हैं डिक्लोरान वगैरह, ये भी इस एनएसएड ग्रुप में आ जाती हैं। ये था आज का टॉपिक। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।